पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम्स हैं और खासकर इंडिया पाकिस्तान जो सबसे दो इम्पोर्टेंट देश हैं साउथ एशिया में, ये अपनी प्रॉब्लम्स इनको खुद सॉल्व करनी चाहिए। कोई मार्शल प्लान, कोई अहमद रशीद साहब का फॉर्मूला, कोई उनका पनीसिया। नहीं पनीसिया नहीं, वो तो मैंने कहा आप जैसे आप लोग दानिशमंद है, वो भी दानिशमंद है, इसलिए मैंने उसको मैं ये समझती हूँ साउथ एशिया तो बहुत बड़ी चीज है। मैं ये समझता नहीं, इंडिया पाकिस्तान के भी मसले जो हैं, अगर पाकिस्तान अपना अंदरूनी मसला हल कर ले, जो कि उसके रीजनल मसले हैं, उसमें एथनिक मसले हैं, उसके रिसोर्सेज के शेयरिंग के मसले, पानी के शेयरिंग के मसले हैं, उसमें आतंकवाद भी है। हिंदुस्तान के पास खुद इतने बहुत से दर्द सर हैं, कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ से लेके गुजरात तक कोई कम नहीं है हमारे पास। और इसमें अच्छी गवर्नेंस की बात है, जब हम अपने मसले हल कर लेंगे और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बन जाएंगे, तब आपको कोई ज्यादा बाहर सेक्युलर बनने में कोई वो नहीं है। सेक्युलर एक है, हमारे सऊदी अरब से बड़े अच्छे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के, वो तो सेक्युलर रिपब्लिक नहीं बेइंतहा। यही तो देखिए ना, ब्रिटेन जो है वो क्रिश्चियन रिपब्लिक सऊदी अरेबिया से रिश्ते कायम कर लिए आपने। हमारे कोई वो वहां का बादशाह आता है और यहाँ पे गांधी जी की समाधि पे जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका इस्लाम उससे भ्रष्ट हो जाएगा। ना जाए नहीं, और हम तालिब, तो आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं क्यों है उसको? हाँ, ये जो गुलामी की नहीं, तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दाऊद इब्राहिम की बात चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम को वहां से बिल्कुल आना चाहिए, उसको ही शुड बी ब्रॉट टू इंडिया। पकड़ के कैसे लाए या वो सरेंडर करें, जो भी है करना चाहिए। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट जो अभी मैं आपसे इससे प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि जब हम गुजरात में कहते हैं तो उसमें गोधरा की वजह से फलानी चीज हुई, तो दाऊद इब्राहिम पे जब बात आती है कि साहब फलानी चीज की वजह से दाऊद इब्राहिम हुए, तो उस फलानी चीज पे तो श्री कृष्णा रिपोर्ट बैठी हुई है, उसको हम एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि उसको दे दो और बाल ठाकरे को रहने दो। तो ये जो बात है, अगर जब आप दोनों तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप खुद अच्छा महसूस करने लगे। हाँ, उसामा बिन लादेन भी, कई लोगों का ये कहना है कि वो उसने जो अपनी जड़ें मजबूत की इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में, वो अमेरिका और वेस्ट की जो पॉलिसीज मिडिल ईस्ट में है उसकी वजह से की, तो हमको वो भी एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं, पर आप देखिए जरा सवाल पूछ रहे हैं इनसे, जरा इनके मुद्दे की वजह से ये नहीं कि हम इंडिया पाकिस्तान आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ना करें। बिल्कुल सही। और क्रिकेट खेलना बंद कर दें, ये तो बचकानी हरकत है। इसमें रहे क्रिकेट खेलना बंद कर दें और ये सब कर दें। आपके बताइए क्या सवाल है? सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उसामा के मरने के बाद क्या पाकिस्तान में टेररिज्म कम होगा? अगर कम होगा तो क्या वहाँ FDI आने की उम्मीद है? जी, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि कम हो। और अगर आपने फॉलो किया हो जो आजकल पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रहा है, और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने आप को इन तमाम चीज़ों से अलग करना चाहिए। और थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए कि ये उसामा तो 5 साल पहले यहाँ नहीं आए थे। ये 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अपनी फौजें भेजी अफगानिस्तान, उस वक्त ये सारे लोगों को बाकायदा बड़ी इज्जत के साथ इस्तेमाल करके $100 मिलियन उस समय पाकिस्तान में लाया गया था। और इनको भर्ती करने में सारी दुनिया की हुकूमतें शामिल थी। और आपको शायद हैरत हो कि उसके अंदर जो हिंदुस्तान की उस वक्त की हुकूमत थी, मोरारजी देसाई वाले, वो भी बड़े इसके अंदर पेश थे। जॉर्ज फर्नांडिस उसमें वजीर बने थे। वो बड़े मेहमान होते थे वो ज़ियाउल हक साहब के, क्योंकि अफगान जिहाद के बारे में ये सारे लोग मुत्तफिक थे। तो ये सब दुनिया ने मिलकर यहाँ उनको प्लांट किया। उसके बाद जो हिस्ट्री है वो हम सबके सामने है। और इसका वहाँ से इसको रूट आउट करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर पाकिस्तान ही का नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ इस रीजन के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेबल होगी। तो इस सब के मफाद में है कि इसको रूट आउट किया जाए और लोग इस पे बहस कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सही मानों में जमहूरी रियासत हो और इलेक्टेड लोगों की जो है वहाँ पर सुपीरियोरिटी हो ओवर फौज हो या और दूसरे इदारे हैं, उनको सबसर्विएंट होना चाहिए। और इसके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में अकेले ये नहीं होगा, इसके लिए रीजनल एफर्ट की जरूरत है, उस पर फोकस होना चाहिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अमेरिका पाकिस्तान को $20 बिलियन देता है। 20 बिलियन। उसके लिए वहाँ की मिलिट्री पे खर्च करा जाता है 13 और गरीबों पर खर्च करा जाता है 7। और जितने भी ग्राफ देख के अभी ले गए वहाँ के पाकिस्तान के चाइल्ड लेबर
रोजगार, गरीबी, सबका ग्राफ बढ़ा हुआ है। ये नहीं लगता आपको इससे कि आज भी अगर पाकिस्तान में कोई घटना होती है तो उसमें 50% बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती है? आपको ये नहीं लगता कि गरीबी हटाई जानी चाहिए उन पैसों से, गरीबों को नहीं? चलिए, आपका अच्छा ही वो है, एक आदमी तो मिला, वरना हर एक लोग ये कहते हैं कि अलकायदा को पहले खत्म कर लो, बाद में हम गरीबी को देखेंगे। हाँ, एक सवाल नहीं, आपने कर लिया, दूसरे को दीजिए। हाँ, आप बताइए। सर, मेरा नाम अली अब्बास नकवी है। सर, मैं करामत सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर, जो पाकिस्तान की एजुकेशनल ग्रोथ है वो सर बच्चों की वजह से नहीं बढ़ पा रही है, कि ज़्यादातर आपने बताया कि लोग अपने स्कूल से हटा देते हैं बच्चों को कि पढ़ाई की वजह से, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं होते। तो सर, हम क्यों ना, जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक हमने मिड डे मील जैसी योजनाएं रख रखी हैं, लाडली योजना रख रखी है, क्यों ना सर हम पाकिस्तान में भी वही करें जिससे लोगों के अंदर उत्सुक हो शिक्षा के लिए? सर, ऐसी होगा? मदरसे में खाना मिलता है, लोग जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखें, ये हमारे मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई 18th अमेंडमेंट के नाम से, उसमें 2 नए राइट्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन अब सिविलियन गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनको अभी फौरन इन्फोर्स कर दे, और रिसोर्सेज भी नहीं है क्योंकि वो हम दूसरी जगहों पे खर्च करते। एक राइट ये आया कि 5 साल से लेकर 16 साल तक जो बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर उस पर अमल हो जाए तो इस साल कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, पहली बात यह है। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन का आ गया है, तो हुकूमत बताए कि वो पैसे कहाँ खर्च करती है। हमारे मुल्क में डिफेंस बजट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन में नहीं आता है, हमें नहीं पता है कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, हुकूमत अपने ऊपर कैसे खर्च करती है। तो जो आपकी बात है, बिल्कुल ये बच्चे का राइट होना चाहिए कि उसको मिड डे मील भी मिले, उसको किताबें मिले, उसको यूनिफॉर्म मिले, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। इस वक्त हम लोग हेल्थ और एजुकेशन पे मिला के GDP का 1.8% खर्च करते हैं, 1.8, और डिफेंस पे हम 4 से 6% करते हैं, जो नोन है। जो नोन नहीं है वो हम नहीं जानते हैं। तो जब तक ये इक्वेशन नहीं बदलती हैं, तो जो आप कह रहे हैं ये बच्चे का हक है और होना चाहिए, और आज से होना चाहिए। ये तो पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। अभी कुछ देर में हाजिर होंगे तो ये सवाल उठाएंगे। जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अगर इस समय उठा के देखते हैं तो पूरे साउथ एशिया में उसका हिस्सा हिंदुस्तान के बाद में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ की जो जनसंख्या है उसका हिस्सा भी बड़ा होता है। और अगर हम यूरोप के किसी देश को उठा करके देख लें तो यूरोप के 1/4 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का इस समय कुल बनता है। अगर पाकिस्तान में वही नीतियाँ वैसे ही बनाई जाएं जिससे कि हिंदुस्तान को पिछले 10 साल में काफ़ी फायदा हुआ है, और वो भी ठीक करने के बाद, क्योंकि हिंदुस्तान में भी जो हमारी नीतियां हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, वो अभी भी दुरुस्त नहीं हुई हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। तो पाकिस्तान यूरोप जैसा मुल्क बन सकता है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान का क्या हाल हो सकता है, इसके ऊपर लोग सवाल करना चाहते हैं। दानिश और करामत अली सर से। अरे अब तो उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं सब लोग हैं, आज आप सब फंस गए। हमारे से पूछ रहे हैं? नहीं, इन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी सवाल नहीं पूछा। सर, हमने ग्राफ देखा अभी स्टडी बैकग्राउंड और पॉवर्टी का, तो सर वो इसलिए कम है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है। क्या इसलिए है कि टेररिज्म में नहीं, वहाँ इसलिए है क्यों कम है कि सरकार वहाँ की खराब है। हिंदुस्तान में तो कोई टेररिज्म नहीं है, यहाँ तो कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, फिर भी हमारा जो है 25% है। वहाँ टैक्स होते रहते, तो इसलिए टेररिज्म है कि कुछ बच्चों को जिहाद के नाम पे वो कराया जाता है, इसलिए स्टडी नहीं हो पाती है, स्टडी नहीं हो पाती, इसलिए स्टडी ग्रोथ रेट। ये भी आप लोगों को बताइए कि पाकिस्तान में हर एक जो है, ये सुबह लोग घर से निकलते हैं अपना स्कूल जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, एबटाबाद सही, तो ये नहीं है कि वहाँ पर टेररिस्ट बैठे हुए गोली मार रहे हैं किसी। देखें, एक लिहाज से आपकी बात सही, जिन इलाकों में ये टेररिस्ट लोग ज्यादा एक्टिव हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि उनका एक काम ये था कि वो लोगों को तो मारते ही थे, लेकिन वो खास तौर पे जो स्कूल और ऐसे स्कूल जहाँ बच्चियां पढ़ती थी ना, उनको बम से उड़ाते थे। तो सैकड़ों स्कूल उन्होंने स्वात पे जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो सैकड़ों स्कूल जहां बच्चियां जाती थी उनको बम से उड़ा दिया। तो जिस मुल्क में पहले ही 50% से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे, उसको उस असरअंदाज हुआ ये टेररिज्म। और ये जो हमारा इलाका है फाटा का, या जिसको अब हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसके बहुत से इलाकों में
ये टेररिस्ट हमलों में स्कूल की बिल्डिंगें चली गई, तो वो बच्चे